नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MP सर खनिया दाना पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम कूलाम का नियम पढ़ चुके थे पूरा कंप्लीट। कूलाम के नियम के माध्यम से दो बिंदु आवेशों के बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता था उसका पूरा अध्ययन हम कर चुके थे। आज अपना नया टॉपिक आ चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। पहला टॉपिक अपना यही, ठीक है ना। पहला टॉपिक है अपना आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं हम कि ये लगता कहाँ है, कब लगता है और क्यों लगता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, कूलाम का नियम हमने देखा, उसमें क्या था कि दो बिंदु आवेश थे और दोनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान हम ज्ञात कर सकते थे कूलाम के नियम की सहायता से, है ना। किस प्रकार से कि यदि मान लीजिए एक ये Q1 है और एक ये आवेश Q2 है और यदि इनके बीच की दूरी क्या है R, तो हम आसानी से इस नियम को ज्ञात कर सकते थे, ठीक है ना दोस्तों। आसानी से कूलाम के नियम की सहायता से इनके बीच में लगने वाले बल का मान हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब यदि कंडीशन में आपको बताऊं कि मान लीजिए कोई +Q आवेश है और इस पर एक बल यहां से लग रहा है, एक आवेश यहाँ से कोई बल लगा रहा है, एक आवेश यहाँ से कोई बल लगा रहा है, एक आवेश यहाँ से कोई बल लगा रहा है और एक आवेश यहाँ से कोई बल लगा रहा है। मतलब आप देख रहे हो, आराम से देख सकते हो कि मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 और ये Q3 और ये Q4 और ये Q5 और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 आवेश मिलकर के एक अकेले आवेश पर बल लगा रहे हैं, तो यहाँ पर कूलाम का नियम नहीं लगेगा। यहाँ पर अपना चलेगा कौन सा सिद्धांत? अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से हम परिणामी बल को ज्ञात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आप ये समझ गए हो कि अगर बहुत सारे आवेश मिलकर के किसी एक आवेश पर बल लगाते हैं तो फिर वहां अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किया जाएगा, ना कि कूलाम के नियम का। कूलाम का नियम कहाँ लगता है दोस्तों? जब दो आवेश हो तब उनके बीच में कूलाम का नियम हम लगाते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अब आप देखिए, थोड़ा सा इसका थ्योरी अपन समझ लेते हैं कि थ्योरी क्या है। कि मान लीजिए ये +Q आवेश है, इस पर एक Q1, एक Q2, एक Q3, एक Q4 और एक Q5 आवेश मिलकर के इस पर बल लगाते हैं, तो इनका परिणामी बल कितना होगा? मान लीजिए Q1 लगा रहा है कितना? F1 बल लगा रहा है Q1, Q2 मान लीजिए F2 बल लगा रहा है, Q3 मान लीजिए F3 बल लगा रहा है, Q4 मान लीजिए F4 बल लगाता है और Q5 F5 बल लगाता है। क्योंकि बल सदिश राशि है तो वेक्टर भी यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इतना बल ये सब मिलकर के इस पर लगाते हैं, ठीक है ना। Q बल लगा रहा है F1 बल, Q2 लगा रहा है F2 बल, Q3 लगा रहा है कितना? F3, Q4 F5, Q5 F5 बल लगा रहा है। तो अब इनका परिणामी बल कितना होगा? इस आवेश पर कुल कितना बल लग रहा है वो अध्यारोपण के सिद्धांत से बताते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से जो बल लगता है वो कितना लगेगा? वो लगेगा आपका इन जितने आवेश मिलकर के ये जो बल लगा रहे हैं इनका परिणामी कितना होगा? इनका परिणामी होगा F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर। ये होगा साहब इनका परिणामी। इसे ही हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। बड़ा सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। मतलब जितने अलग अलग आवेशों के द्वारा जितना बल लग रहा है उन सबका आप टोटल कर दीजिए। लेकिन टोटल कैसा? सदिश योगफल, है ना। मतलब सदिश योगफल के इक्वल रहेगा, वैसा सामान्य योगफल यहाँ पे नहीं लगेगा। क्लियर दोस्तों? ठीक है ना। तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन ये रही अध्यारोपण के सिद्धांत की, जो मैंने आपको अभी समझाया। वो इसकी परिभाषा है कि आगे सबसे पहले परिभाषा ये नोट करना है आप लोगों को। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत हेडिंग डाल के ये यहाँ से अपन लिखना चालू करेंगे। मैं बोल देता हूँ एक बार, अगर किसी को देखने की रहा हो। इस सिद्धांत के अनुसार कई आवेशों के द्वारा किसी अकेले आवेश पर आरोपित कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा उस अकेले आवेश पर
आरोपित बल के सदिश योगफल के, दोस्तों यहाँ पे सामान्य योगफल नहीं है, सदिश योगफल के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। मतलब जैसे बहुत सारे आवेश मिलकर के जब बल लगा रहे थे, जैसे डायग्राम बना के मैंने आपको समझाया था कि प्लस क्यू पर बहुत सारे आवेश मिलकर के बल लगा रहे हैं, तो उनका जो परिणामी बल होगा उस प्लस क्यू आवेश पर आरोपित कुल बल होगा वो कितना होगा, सबके द्वारा लगाए गए बल का सदिश योगफल। ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे कि माना Q, Q1, Q2, Q3, माना Q, Q1 कॉमा लगाते रहेंगे बीच में, Q1, Q2, Q3 डेट Qn बिंदु आवेश आकाश में स्थित है तथा एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। अन्योन्य क्रिया का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, अपना एक दूसरे पर बल लगाते हैं, ठीक है ना, तो उसे अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो इतने सारे आवेश मिलकर के एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, तब अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेश Q पर आरोपित कुल बल, आवेश Q पर आरोपित कुल बल F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F1 वेक्टर बराबर F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस वेक्टर डैश प्लस Fn वेक्टर। मतलब जितने भी आवेश बल लगाएंगे उस अकेले आवेश पर उन सब का सदिश योगफल हमें कर देना है। जितना उन सब के द्वारा अलग अलग कितना बल लग रहा है उसका सदिश योगफल हमें कर देना है और वो हमारा परिणामी बल निकल आएगा। तो जितने भी आवेश लगे परिणामी बल अपना निकल आएगा। तो दोस्तों ये है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? दिक्कत हो कमेंट्स में आप बताना, कोई भी समस्या आती है उसको देख लेंगे, है ना। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो लाइक जरूर करें आप, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड टॉपिक, स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है दोस्तों आज की वीडियो का। इसमें अब स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्थिर विद्युत बल क्या है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और फिर तुलना। तो जहां तुलना शब्द आ जाता है दोस्तों वहां पर हमें अंतर के साथ साथ इन दोनों में डिफरेंस के साथ साथ उनमें क्या इक्वलिटी है, क्या समानता है, वो भी हमें बतानी पड़ती है। तुलना का मतलब यही होता है दोस्तों कि जब भी स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना शब्द जब भी आ जाए, किन्हीं दो चीजों में हमें तुलना करनी हो तो उनमें क्या क्या समानता है, क्या क्या उनमें असमानता है, दोनों ही चीजें हमें बतानी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है और क्या समानता है, ये बातें हमें यहाँ पर लिखना है और उसके बाद में नोट भी करना है आपको। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग साथ में नोट करेंगे और उसके बाद एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूंगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। एक एक समानता और एक एक असमानता मैं आप लोगों को समझाऊंगा, कोई दिक्कत दोस्तों। तो हमने यहाँ पर पहले इसको क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं आप लोग, है ना, पहले इसको नोट करें। तो देखिए दोस्तों स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की जो तुलना है वो पूरा आपके सामने है। समानताएं भी हैं इसमें और इसमें असमानताएं भी हैं। समानताएं इसमें 4 हैं, असमानताएं इसमें 3 हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये एक एक पॉइंट मैं आपको पहले आपको क्लियर करूंगा, इसके बाद में आप इसको नोट करना, ठीक है ना। और सबसे पहले इसको समझने से पहले स्थिर विद्युत बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट की। स्थिर विद्युत बल यानी कि कूलाम का नियम, ठीक है ना दोस्तों, कूलाम का नियम, ठीक है ना। कूलाम का नियम यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ये Q1 और Q2 आवेश है और बीच की दूरी r है, तभी कूलाम का नियम लगता है ना। तो कूलाम का Q1 और Q2 के बीच में कितना बल लगता है ये कूलाम का नियम बताता है दोस्तों। ये दोनों आवेश कैसे हैं, स्थिर हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को ही स्थिर विद्युत बल कहते हैं, है ना। कुल मिला के जो कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम से जो बल निकलता है वो ही क्या है, उसी को हम बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। यानी कि सीधी सी बात हम करें तो दो आवेशों के बीच में जो आकर्षण और जो वृत्तीकर्षण बल लगता है उसे हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। और दोस्तों अब अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ा सा बैक में जाइए आप लोग, यानी कि आप थोड़ा सा 11वीं क्लास का याद करिए गुरुत्वाकर्षण बल,
ठीक है ना। ये कहाँ लगता है दोस्तों, दो पिंडों के बीच में। कहाँ लगता है ये, दो पिंडों के बीच में, है ना। कि जब दो पिंडों के बीच में क्या मतलब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ये कैसा होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया, न्यूटन ने, ठीक है ना, न्यूटन ने दिया है सन 1666 में। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, कब लगता है, जब एक पिंड, कुल मिलाकर ये है कि दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है ना। एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी तरफ खींचता है और जिसका ज्यादा पावर होता है वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसको हमने ज्ञात किया था कैसे, कि मान लीजिए एक पिंड का द्रव्यमान m1 है और एक का द्रव्यमान क्या है, m2 है, बीच की दूरी d है, तो फिर ये गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका मान क्या होता था, F बराबर कुल मिलाकर ये आपका जो बल है ये द्रव्यमानों के m1 प्रोपोर्शनल m2 और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि जो स्थिर विद्युत बल है वो आवेशों के परमाणु के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो लगभग समान है, कुछ समानताएं भी आप देख रहे हो, क्लियर है, ये कुछ समानताएं भी है इसमें, कुल मिलाकर कुछ असमानताएं भी है, तो सारी क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना का पहला पॉइंट समानता का, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हुआ। स्थिर विद्युत बल क्या है और आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ठीक है ना, क्लियर है। ये दो आवेशों के बीच में लगता है और ये दो पिंडों के बीच में लगता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं पहली समानता की। पहली समानता क्या है दोस्तों, यह बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है और यह बल भी दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। दूरी का व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब दोस्तों ये है कि ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/d², दूरी का वर्ग यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r²। दो पिंडों के बीच में या दो आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बल भी और ये बल भी, यानी कि स्थिर विद्युत बल भी ऐसा होता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। क्लियर हुआ दोस्तों। दूसरा पॉइंट जो हम बात करते हैं कि यह एक केंद्रीय बल है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह एक केंद्रीय बल है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है और यह भी एक केंद्रीय बल है जो दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, ठीक है ना। तो देखिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, मतलब इसी रेखा के दिशा में कार्य करता है ये बल। तो ये कैसे बल हैं, दोनों के दोनों केंद्रीय, है ना। यहाँ पे दोनों द्रव्यमानों की बात हो रही है, यहाँ पे आवेशों की, तो दोनों आवेशों को या दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, इसीलिए ये कैसा बल है, केंद्रीय बल है। तो दोस्तों 11th में आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक केंद्रीय बल संरक्षी होता है। तो कुल मिलाकर तीसरी जो इसकी समानता है कि यह एक संरक्षी बल है, मतलब इसके द्वारा किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये कैसा बल है, संरक्षी बल है, यह भी एक संरक्षी बल है। तो तीन समानताएं हो गई दोस्तों। चौथी समानता है कि यह बल निर्वात में लग सकता है या लगता है। कौन सा बल, ये बल Q1 और Q2, मतलब दो आवेश यदि निर्वात में भी मौजूद है, निर्वात का मतलब जहां कोई माध्यम नहीं हो, ठीक है ना, उसे हम निर्वात कहते हैं। तो दो आवेश अगर निर्वात में भी मौजूद हैं तो फिर मान लीजिए एक आवेश ये है, बीच में कोई माध्यम नहीं है, तो भी ये बल काम करेगा। कौन सा वाला, स्थिर विद्युत बल। ठीक उसी प्रकार से दो पिंडों के बीच में, ठीक है ना, अंतरिक्ष में दो पिंड हैं और उनके बीच में कोई माध्यम नहीं है, तो वहां भी गुरुत्वाकर्षण बल लग सकता है। इसी प्रकार से स्थिर विद्युत बल भी दो आवेशों के बीच में निर्वात में लग सकता है। तो ये चार समानताएं दोस्तों क्लियर हुई, क्लियर हुई। कोई दिक्कत है, कोई सम दिक्कत किसी को आई है ना। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं असमानता की तरफ, ठीक है ना। असमानता की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है ना। अगला वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब तक 100 लाइक नहीं आएंगे अगला वीडियो नहीं बनेगा, ये बात आप लोग ध्यान से नोट कर लें, ठीक है ना। तो अगर 100 लाइक जब तक नहीं आए नेक्स्ट वीडियो में नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो क्लियर करते हैं, लाइक करते जाएं आप लोग। तो दोस्तों असमानता, असमानता क्या है, यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। कौन सा वाला, स्थिर विद्युत बल। कौन सा वाला, स्थिर विद्युत बल। यहाँ जो स्थिर विद्युत बल है वो कैसा हो सकता है, आकर्षण क्यों हो सकता है, ये भी आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी, क्योंकि आवेश दो प्रकार के हैं, है कि नहीं।
आवेश कितने प्रकार के, दो, प्लस भी है और माइनस भी है। अगर दो आवेश मान लीजिए प्लस प्लस है तो प्लस प्लस में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा कि नहीं लगेगा, और अगर माइनस प्लस है तो फिर आकर्षण बल लगेगा। तो यह बल जो स्थिर विद्युत बल है, ठीक है ना, वो कैसा हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। लेकिन दोस्तों यह बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, किसमें, गुरुत्वाकर्षण बल में, ठीक है ना, कौन से बल में, गुरुत्वाकर्षण बल में। यह बल केवल आकर्षण प्रकृति का, क्यों, क्योंकि दो पिंड, उन पर कोई आवेश नहीं रहता है। पिंड मतलब कोई द्रव्यमान की वस्तु, कोई बड़ा पिंड है, कोई छोटा है, तो दोनों के बीच में आकर्षण ही होगा सदैव, प्रतिकर्षण नहीं होगा, आकर्षण ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यह बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। कौन सा वाला, तो ये एक अंतर हो गया, असमानता है, अंतर है, ठीक है ना, कि ये इनके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण लगेगा और इनके बीच में केवल आकर्षण, दो पिंडों के बीच में, तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, यह बल प्रबल होता है दोस्तों, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल शक्तिशाली होता है, प्रबल होता है, ठीक है ना। अपेक्षाकृत गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में करेंगे अपन तो यह बल दुर्बल होता है, मतलब ये जो बल है कमजोर होता है ना, जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कमजोर होता है ना, दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो दुर्बल होता है, और ये प्रबल, प्रबल मतलब शक्तिशाली, दुर्बल मतलब कमजोर, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करें तीसरा अंतर जो है इसका क्या, कि इस बल का मान आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। दोस्तों यदि दो आवेशों के बीच में यदि कोई माध्यम आ जाता है तो बल का मान परिवर्तित हो जाता है थोड़ा सा, है ना, मतलब कुल मिला के आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। इस बल का मान मतलब स्थिर विद्युत बल का मान, स्थिर विद्युत बल का मान आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, और इस बल का मान पिंडों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। दो पिंडों के बीच में कोई माध्यम बना रहे या निर्वात हो, कोई दिक्कत नहीं होनी है ना, मतलब निर्भर ही नहीं करता माध्यम पर, है ना, माध्यम हो तो भी उतना ही बल लगना है, नहीं हो तो भी। कुल मिला के दो पिंडों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका मान नहीं बदलेगा माध्यम बदलने के कारण, ठीक है ना, माध्यम बदलेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, यहाँ पड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ये था दोस्तों आज का अपना सेकंड टॉपिक, और इसी के साथ अपना ये टॉपिक वीडियो अपना कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगर आपको दोनों चीजें यानी कि जो आपका स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की जो तुलना हमने कराई है, उसके पहले जो आपको आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत समझाया है, अगर दोनों ही आपको समझ में आए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस करना है आपको, है ना, जिससे आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, है ना। तो दोस्तों ऐसे ही आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और मैं इसी टाइप की वीडियो लेकर के आता रहूँगा, ठीक है ना। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।